तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रहस्य और रोमांच से भरपूर कहानी। मैं कौन हूँ। एक याददाश्त खोए युवक द्वारा अपनी ही हस्ती की खोज करना। उसके चौथे भाग की शुरुआत करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे रूबी ने उसे बताया कि वो उसकी पत्नी है और वो उसका नाम जॉनी है, और कैसे वो अपने माँ बाप के गांव से 10 साल की उम्र में भागा और फिर चोरी चकारी करने लगा, और उसकी कैसे मुलाकात रूबी से हुई और उसके बाद उसने भाग के शादी की। और युवक अब पूरी तरह से उलझन में फंस गया था कि न्यादर अली की कोठी से भागकर उसने जो इन्वेस्टिगेशन की थी उसके हिसाब से अब वो जॉनी लग रहा था। अब वो बुरी तरह से उलझ गया था कि क्या आखिर वो जॉनी है या फिर सिकंदर है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इसीलिए इसी सोचों में कुछ देर युवक को एकांत चाहिए था, इसलिए रूबी को उसने नमकीन चावल बनाने के लिए भेज दिया था। अब आगे की कहानी सुनिए। अब उस कमरे में युवक अकेला था। बेड की पुश्त के साथ रखे डनलप के तकियों पर सिर रखे वो बेड पर लगभग लेटा हुआ था। किचन की तरफ से आवाज़ें आ रही थी। कमरे की छत को घूरता हुआ वो न्यादर अली और रूबी द्वारा सुनाई गई कहानियों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहा था। थोड़ा सोचने के बाद उसे लगा कि रूबी की कहानी ज़्यादा सशक्त है और आत्मविश्वास से भरी है। इसने जो कुछ कहा है उसमें ऐसे छिद्र है जिनके जरिए सुनाई गई कहानी की पुष्टि की जा सकती है। रूबी के बताए अनुसार वह महरौली स्थित उसके घर जा सकता है। वह बस्ती भी जा सकता है जहां रूबी के कथनानुसार उसके माता पिता और छोटे भाई बहन रहते हैं। यहाँ यानी भगवतपुरे में उसे बहुत से लोग जॉनी के नाम से जानते हैं। उनके दोस्त भी है। पुष्टि बड़ी सरलता से हो सकती है। सबसे विशेष बात यह थी कि नेकलेस, पर्स और फोटो आदि का संबंध स्वयं ही रूबी की कहानी से जुड़ गया था, जबकि रूबी को यह मालूम भी नहीं था कि यह सब सामान उसकी जेब से निकला है। न्यादर अली की कहानी में ऐसे छिद्र या तो थे ही नहीं या बहुत कम थे जिनके जरिए वह अपने सिकंदर होने की पुष्टि कर सके। इन्वेस्टिगेशन करके अब उसे पहले इस नतीजे पर पहुंचना था कि जॉनी और सिकंदर में से वह क्या है। वह इन्हीं ख्यालों में भटकता रहा और रूबी उसके लिए चावल बना लाई। स्टील की प्लेट में चावल लिए जब उसने कमरे में प्रवेश किया तो पीले रंग के गर्म चावलों में से भाप उठ रही थी, किंतु भूख के बावजूद वह तस्तरी की अपेक्षा रूबी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुआ। इस वक्त रूबी बेहद खूबसूरत लग रही थी। चावल बनाने के बीच ही या तो वह नहाई थी या मुंह हाथ धोए थे। मुखड़े पर पूरा मेकअप था। उसके मस्तक पर लगी सिंदूरी बिंदिया को देखता ही रह गया। वह बाल संवरे हुए थे, सिंदूर से लबालब भरी मांग। साड़ी के स्थान पर नाइट गाउन पहना था उसने, अपने होठों के समान ही गुलाबी रंग का जीना गाउन, ऐसा कि युवक को उसकी ब्रेजरी और अंडरवियर साफ नजर आए। युवक ने पहली बार ही महसूस किया कि रूबी का जिस्म सख्त और गठा हुआ है। टांगें लंबी और गोल थी। पुष्ट वक्ष कसी हुई ब्रेजरी से मानो निकल पड़ने के लिए बेताब हो। युवक देखता ही रह गया हो उसे। जाने कहाँ से यह विचार उसके दिमाग में जा टकराया कि अगर रूबी सचमुच मेरी पत्नी है तो यह मुझे पसंद है। वह वाकई खूबसूरत थी। एकटक युवक उसे देखता ही रह गया। वह स्वयं भी तो उसे प्यार से आंखों में चमक लिए उसे निहार रही थी। युवक की सांसें तेज हो गई, दिल के धड़कने की गति बढ़ गई, मस्तिष्क पर पसीना उभर आया और अपना अलग सूखता सा महसूस किया उसने। बिल्कुल नज़दीक आकर
रूबी ने उसे कातर दृष्टि से देखते हुए पूछा, इस तरह क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, युवक हड़बड़ा गया। कुछ तो कहती हुई रूबी ने झुककर चावलों की प्लेट बेड पर रखी तो युवक की नज़रें ब्रेजरी से झांकते उसके पुष्ट वक्ष पर स्वयं ही पड़ गई। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, कहीं सोया सा युवक कह उठा। धीमे से बैठती हुई रूबी ने कहा, जब भी मैं यह लिबास पहनती हूँ आप तभी यह कहते हैं। स्वयं आपको इस लिबास के बारे में भी कुछ याद नहीं है? नहीं तो। इसे आप मेरे लिए विशेष रूप से लाए थे, सुहागरात के लिए। हक्का बक्का सा वह केवल रूबी के दमकते मुखड़े को देखता रहा। एकाएक ही उसे अपने होठ तक सूखते महसूस हुए। बोला, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? क्यों नहीं, मैं अभी लाई, कहकर वह उठी, घूमी और फिर तेजी से साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। युवक की दृष्टि उसके नितंबों पर चिपक कर रह गई। तेजी से चलने के कारण उनके कुछ ऐसा लोच उत्पन्न हुआ था कि युवक के मन में गुदगुदी सी हुई। एक ही पल में वह नजरानी बंद हो गई। एकाएक उसके दिमाग में विचार उठा कि क्या रूबी इस उत्तेजक लिबास को पहनकर मुझे किसी जाल में फंसा रही है, या एक पत्नी 2 महीने से गुम अपने पति का स्वागत कर रही है। वह ठीक से निर्णय नहीं कर सका कि सच्चाई क्या है। एक जग में पानी और दूसरे हाथ में खाली गिलास लिए वह आ गई। लिबास में पानी भरकर उसने युवक को दिया। युवक एक ही सांस में गिलास खाली कर गया। पानी पीने के बाद उसने गिलास के ऊपरी सिरे पर लिखा जॉनी देखा। हलक अब भी सूखा सा महसूस हो रहा था। एक गिलास और, युवक ने कहा। पानी से ही पेट भर लेंगे तो चावल क्या खाएंगे? कहती हुई रूबी ने उसके हाथ से गिलास लिया और उसे जग के समीप रखती हुई बोली, चावल खाइए। युवक ने चुपचाप प्लेट में रखी एक चम्मच उठा ली। रूबी ने दूसरी चम्मच संभाल ली थी और अब वे चावल खाने लगे। युवक अपने मन मस्तिष्क को नियंत्रण में रखने की भरपूर चेष्टा कर रहा था, परंतु फिर भी रह रहकर उसका ध्यान गाउन के अंदर चमक रहे उसके गदराए जिस्म की तरफ चला ही जाता था। उसे डर था कि दिलो दिमाग में कहीं वे ही विचार ना उठने लगे जो नर्स को देखकर उठे थे। वे चावल खा चुके तो रूबी सारे बर्तन किचन में रखाई। उसके नज़दीक बेड पर बैठती वह बोली, अभी तक आपका वह नया दोस्त नहीं आया? क्या नाम बताया था आपने? रुपेश। वह शायद शाम तक ही आएगा, युवक ने कहा। आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। कहने के साथ ही रूबी उठी और शेफ की तरफ बढ़ गई। युवक की दृष्टि उसके जिस्म पर ही थिरक रही थी। वह शेफ के कपड़ों को खंगालने में व्यस्त थी। युवक की दृष्टि उसकी गर्दन पर चिपक गई। बड़े ही विस्फोटक ढंग से उसके दिमाग में विचार टकराया। यदि रूबी के तन से गाउन, ब्रेजरी और अंडरवियर उतार दिए जाए तो वह कैसी लगेगी? खूबसूरत। एक नग्न युवती उसके सामने आ खड़ी हुई। युवक रोमांचित हो उठा। उसकी मुठ्ठियाँ कस गई। दिल चाहा कि अपनी सभी उंगलियां फैलाकर हाथ बढ़ाए और रूबी की गर्दन दबोच ले। अगर ऐसा कर दूँ तो क्या होगा? रूबी मर जाएगी। पहले इसका चेहरा लाल सुर्ख होगा, बंधनों से निकलने के लिए छटपटाएगी, मगर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसके मुंह से गूंग गूंग की आवाज़ निकलने लगेगी। इसकी आंखें और जीभ बाहर निकल आएगी। कुत्तिया की तरह जीभ बाहर लटका देगी वह। तब मैं उसकी गर्दन और ज़ोर से दबा दूंगा। मुश्किल से 2 ही मिनट में यह फर्श पर गिर जाएगी। चेहरा बिल्कुल निस्तेज होगा, सफ़ेद कागज सा। उस अवस्था में कितनी खूबसूरत लगेगी वह। हाँ, इसे मार ही डालना चाहिए। उस अवस्था में यह कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगी। उन भयानक विचारों से पूरी तरह अनभिज्ञ रूबी शेफ में से उसके पहनने के लिए कपड़ों का सिलेक्शन कर रही थी। वह क्या जानती थी कि एक दरिंदा उसे अपनी खूनी आंखों से घूर रहा है। मौत उस पर झपटने ही वाली है। जैसे कि
श्रोतागण जानते हैं कि हॉस्पिटल में भी युवक ने एक बार नर्स के ऊपर ऐसे ही विचार आने पर उसके ऊपर हमला कर दिया था। तो ऐसा ही विचार अब युवक के मन में अब रूबी के लिए भी आने लगा। युवक के दिमाग में रह रह कर कोई चीख रहा था, इसे मार डालो, मारने के बाद फर्श पर पड़ी वह बेहद खूबसूरत लगेगी, इसकी गर्दन दबा दो, जल्दी। आंखों में बेहद हिंसक भाव उभर आए, चेहरा खून पीने के लिए किसी आदमखोर पशु के समान क्रूर और विभत्स हो गया। आंखों में अजीब सा जुनून सवार हो गया। उस पर सारा जिस्म कांप रहा था। मुंह खून के प्यासे भेड़िए की तरह खुल गया। लार टपकने लगी। उंगलियां किसी लाश की उंगलियों के समान फैलकर अकड़ गई। बहुत ही डरावना नजर आने लगा वह। अचानक ही वह उठा। किसी दरिंदे की तरह फर्श पर खड़ा खड़ा वह खूनी आंखों से रूबी को घूरने लगा। मुंह से लार टपकने कर उसके कपड़ों पर गिर रही थी। पंजे खोलकर उसने अपनी दोनों बाहें फैला रखी थी, बिल्कुल अनभिज्ञ, सैफ ही में मुंह गड़ाए। मासूम रूबी ने पूछा, आज आप ब्राउन सूट पहन लीजिए। एकाएक ही युवक के मुंह से किसी भेड़िए की गुर्राहट निकली, कपड़े उतारो। रूबी एकदम चौंक कर उसकी तरफ घूमी। युवक की अवस्था देखकर बरबसी उसके कंठ से चीख उबल पड़ी। डर कर पीछे हटी, चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। बोली, क्या हुआ, क्या हो गया है आपको? की डरावनी आवाज़ अपने मुंह से निकलता हुआ वह बाहें फैलाए रूबी की तरफ बढ़ा। लार टपके जा रही थी। वह चीखा, मैं कहता हूँ कपड़े उतारो। जॉनी, जॉनी, दहशतनाक अंदाज में रूबी चीख पड़ी। क्या हो गया है तुम्हें? प्लीज़ मुझे इस तरह मत डराओ। हरामजादी, सुनती नहीं मैंने क्या कहा? कपड़े उतार। और अब हलक फाड़ कर रूबी चिल्ला उठी, बचाओ, बचाओ। मगर इस बंद स्थान के अंदर से उसकी चीखें शायद बाहर नहीं जा सकी। युवक झपटा। रूबी चीख पड़ी और वह खूबसूरत जीना गाउन फटता चला गया। रूबी चीखती रही। किसी पागल कुत्ते की तरह वह बार बार गाउन पर झपटता रहा। गाउन के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। ब्रेजरी और अंडरवियर में ही चीखती हुई रूबी दरवाजे की तरफ भागी। दरिंदे ने झपटकर पीछे से उसे दबोच लिया। लगातार चीखती हुई रूबी उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए छटपटाई। युवक ने अपना खुला मुंह उसकी पीठ की तरफ बढ़ाया और इस वक्त बहुत पहनने से नजर आने वाले दांत उसकी ब्रेजरी के हुक में फंसाए। भेड़िए की तरह उसने एक झटका दिया। ब्रेजरी फर्श पर गिर गई। बंधनों में जकड़ी रूबी को घुमाकर उसने बेड की तरफ फेंका। चीखती हुई रूबी बेड पर जा गिरी। युवक घूमकर उसी खूनी अंदाज में पंजे फैलाए बेड की तरफ बढ़ा। उसने बुरी तरह आतंकित रूबी हाथ जोड़कर रोती हुई गिड़गिड़ा उठी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। मैं युवक पुनः उस पर झपट पड़ा। इस बार कपड़े का वह आखिरी रेशा भी जिस्म से अलग हो गया। निर्वस्त्र रूबी बेड से कूदकर दरवाजे की तरफ भागी। हड़बड़ाहट के कारण गिरी, फिर उठी, मगर इस बार उठते ही युवक के हाथ उसने अपनी गर्दन पर महसूस किए। हलक से अभी तक की सबसे जोरदार चीख निकली, मगर दांत पीछे युवक उसकी गर्दन दबाता ही चला गया। उसकी गिरफ्त से मुक्त होने की रूबी की हर कोशिश नाकाम रही। श्वास क्रिया रुकने लगी। युवक का विभत्स और डरावना चेहरा उसकी आंखों के बहुत नज़दीक था। मुंह से टपकती हुई लार रूबी के मुंह में गिर रही थी। रूबी की जीभ बाहर निकलने लगी। चेहरा लाल सुर्ख पड़ गया। बोलने के प्रयास में गूंग कर रही थी वह। आंखें पलकों के किनारे से बाहर उबलने लगी। हाथ पैर ढीले और शून्य पड़ गए। प्रतिरोध करने की उसकी क्षमता कम होती चली गई। उसे इस अवस्था में देखकर युवक किसी राक्षस के समान ठहाका लगाकर हंस पड़ा। हाथों का दबाव गर्दन पर बढ़ता ही चला गया। रूबी के कंठ से एक हिचकी सी निकली और गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। सारा जिस्म ढीला पड़ गया, बर्फ के समान सर्द। जीभ बाहर लटकी हुई थी। उबली आंखों से
वह अभी तक युवक को देखती सी महसूस हो रही थी। उसके सफ़ेद चेहरे पर हर तरफ आतंक था, दहशत। अपने हाथों में दबी उस लाश को देखकर युवक काफ़ी देर तक पागलों की तरह ठहाके लगाता रहा। फिर रूबी की गर्दन से अपने हाथ हटा दिए उसने। लाश धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। किसी स्टैचू के समान युवक की फटी आंखों से फर्श पर चित अवस्था में पड़ी रूबी की निर्वस्त्र लाश को देख रहा था। वह लाश अब उसे बड़ी ही भयानक लग रही थी। फटी आंखों से छत को घूरती लाश, सफ़ेद कागज सा निस्तेज चेहरा, सिकुड़े चमड़े की तरह लटकी हुई जीभ, फर्श पर चिपक कर रह गया था युवक। क्रूरता और दरिंदगी से भरे भाव धीरे धीरे उसके चेहरे से गायब होने लगे। जिस्म में छाया अजीब सा तनाव जाने कहाँ चला गया। आंखों में खौफ उभरने लगा, टांगें कांपने लगी, सब चेहरा सफ़ेद पड़ता चला गया। रूबी के मुर्दा शरीर की तरफ ही सफ़ेद, आतंकित सा वह बड़बड़ाया, मैंने इसे मार डाला है? ये क्या किया मैंने? मैं हत्यारा हूँ, मैंने खून किया है, मगर इसे क्यों मार डाला मैंने? आपको भी शायद आश्चर्य होगा कि क्यों युवक ने उसे मार डाला। क्या उसकी पिछली ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हुआ होगा जिसकी वजह से वो ऐसा खतरनाक कृत्य कर रहा है? लेकिन वो तो अपनी याददाश्त खो बैठा है। उसे तो खुद मालूम नहीं है कि वो सिकंदर है या जॉनी है। और इसी बीच उसने अपनी पत्नी बताए जाने वाली रूबी को खुद ही उसने गला घोट कर मार दिया। आखिर क्या माजरा है? इसी उलझन का जवाब ढूंढने के लिए चलिए आगे सुनते हैं कहानी। जवाब देने वाला वहाँ कोई नहीं था, फिर भी जवाब उसे मालूम था। रूबी को मैंने उसी दौरे के दौरान मार डाला है जिसे डॉक्टर ब्रिगेंजा ने जुनून कहा था। मेरे दिमाग में यही विचार उभरे थे। मगर युवक बड़बड़ाया, ये भयानक विचार मेरे दिमाग में उभरे ही क्यों? क्या हो गया था मुझे? मैंने क्यों मार डाला इस मासूम को? हे भगवान, ये मुझसे क्या करा दिया? बड़बड़ाता हुआ वो वहीं फर्श पर बैठ गया। अपने दोनों हाथों से चेहरा ढाँप लिया उसने। बुरी तरह से डरे हुए मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। चीख कर वह स्वयं ही से कहने लगा, मैं हत्यारा हूँ, मैंने कत्ल किया है, एक बेगुनाह और मासूम नारी का खून किया है मैंने। युवक रोता रहा। अचानक ही उसे ख्याल आया कि क्या रूबी मेरी पत्नी थी? क्या वाकई में जॉनी हूँ? क्या मैंने अपनी ही पत्नी को मार डाला है? रोना भूल गया वह। चौंक कर रूबी की उस लाश को देखने लगा जो समय के साथ साथ अब अकड़ती जा रही थी। इस लाश से अब उसे डर लगने लगा। पहली बार उसे महसूस किया कि सारे घर में सन्नाटा छाया हुआ है। उसके कानों में इर्द गिर्द शाई शाई की आवाज़ गूंजने लगी। घबरा कर उसने चारों तरफ देखा। सभी कुछ उसे डरावना सा लगा। कमरे के सारे फर्श पर बिखरे रूबी के कपड़ों के टुकड़े उसे मजबूत रस्सी के फंदे से नजर आए। घबरा कर वह खड़ा हो गया। उसके दिमाग में यह विचार चकराने लगा था कि हत्या की सज़ा फांसी है। मैंने हत्या की है और अब फांसी से मुझे कोई नहीं बचा सकेगा। चारों तरफ छाया सन्नाटा उसे कुछ और ज़्यादा गहराता सा महसूस हुआ। तभी किचन की तरफ से उसे बर्तनों के खड़कने की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल धक से उछलकर कंठ में जा फंसा। क्षण मात्र में जिस्म के सारे रोए खड़े हो गए और मशामों ने ठंडा पसीना उगल दिया। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। उसके मन में एकमात्र विचार उभरा था, क्या किचन में कोई है? सांस रोके वह पुनः उभरने वाली किसी आहट को सुनने की कोशिश करने लगा और उस वक्त तो उसके होश ही उड़ गए जब कमरे के बाहर से किसी के दबे पाँव चलने की आवाज़ उभरी। सन्नाटे में इस आवाज़ को वह स्पष्ट सुन सकता था। कौन है? डरी हुई आवाज़ में वह चीख पड़ा। किसी के चलने की आवाज़ गुम हो गई। युवक दहशत के कारण रो पड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था।
फिर किचन की तरफ से ऐसी आवाज़ उभरी जैसे कोई चप चप कर रहा हो। युवक एकदम भागा, आंगन में पहुंचा। किचन के दरवाजे पर ही रखी प्लेट को एक बिल्ली चाट रही थी। आहट सुनकर बिल्ली ने उसकी तरफ देखा। युवक का दिल बुरी तरह धक धक कर रहा था। सफ़ेद बिल्ली की कंजी आंखों में झांकते ही युवक के हाथ पैर कांप उठे। किसी स्टैचू के समान खड़ा रह गया था वह। म्याऊ म्याऊ बिल्ली की आवाज़ मकान में छाए मौत के से सन्नाटे को चीरती चली गई। पसलियों पर होने वाली दिल की चोट वह स्पष्ट महसूस कर रहा था। उस पर से नज़रें हटाकर बिल्ली पुनः प्लेट में लगे चावल चाटने लगी। चप चप। बिल्ली की जीभ और उसके नुकीले दांत देखकर युवक के जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। उसने पैर पटका। बिल्ली ने उसकी तरफ देखा जरूर, मगर भागी नहीं। जाने युवक को उसे वहाँ से भागना इतना ज़रूरी क्यों लगा कि वह बिल्ली की तरफ दौड़ पड़ा। बिल्ली भागी। उसका पैर शायद प्लेट में लग गया था, इसलिए प्लेट उलट गई। प्लेट के खनखनाने की आवाज़ सारे मकान में गूंज गई। आंगन में एक चक्कर मारने के बाद बिल्ली झट से उस कमरे में घुस गई जिसमें रूबी की लाश थी। मूर्ख की तरह उसके पीछे आता हुआ युवक जब कमरे में पहुंचा तो वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया। हार्ट अटैक होते होते बचा था उसे। रूबी के वक्षों पर खड़ी बिल्ली अपनी कंजी आंखों से उसे घूर रही थी। युवक सहम गया। बिल्ली ने 2 बार म्याऊ म्याऊ की। उसके नुकीले दांत युवक को अपनी आंखों में गड़ाते महसूस हुए। एकाएक ही दिमाग में एक ख्याल उठा कि बिल्ली झपटने वाली है। अपने पंजों से वह उसकी आंखें निकाल ले जाएगी। अचानक ही छत की तरफ मुंह उठाकर बिल्ली रो पड़ी। युवक को काटो तो खून नहीं। बिल्ली यूं रो रही थी जैसे उसे मालूम हो कि वह एक लाश पर खड़ी है। मकान में गूंजने वाली बिल्ली के रोने की आवाज़ ने युवक के रहस्ये हौसले भी पस्त कर दिए। बड़ी ही डरावनी और भयानक आवाज़ थी वह। फिर बिल्ली रूबी की नाक से अपनी नाक सटाकर जाने क्या सूंघने लगी। आतंक के कारण युवक का बुरा हाल था। बौखलाकर वह बिल्ली की तरफ दौड़ा। रोती हुई बिल्ली उछलकर पलंग के नीचे घुस गई। युवक भी पलंग के नीचे। कमरे के कई चक्कर लगाने के बाद बिल्ली उसे आंगन में ले आई। युवक की सांस बुरी तरह फूल रही थी। तभी किचन से निकलकर आंगन में एक चूहा भागा। बिल्ली झट से चूहे पर झपट पड़ी। चूहे की ची ची के साथ मकान में युवक की चीख भी गूंज उठी। जाने क्यों चूहे पर झपटती बिल्ली को देखकर वह चीख पड़ा था। मुंह में चूहा दबाए बिल्ली ने उसे घूरा। दहशत के कारण वहाँ ढेर होते होते बचा युवक। बिल्ली दौड़कर बाथरूम में घुस गई। जाने किस भावना से प्रेरित युवक भी उधर लपका और फिर उसने बिल्ली को बाथरूम की नाली के जरिए मकान से बाहर निकलते देखा। हक्का बक्का सा युवक वहीं खड़ा हाँफता रहा। अपने दिमाग पर छाए आतंक और भय के भूत से मुक्त होने की असफल कोशिश करता रहा। जब थोड़ा संभला तो बाथरूम का दरवाज़ा कसकर बंद कर दिया उसने। यह सोचता हुआ वह आंगन पर पार करने लगा कि भला बिल्ली से क्यों डर रहा था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी नज़र पुनः रूबी की लाश पर पड़ी और अपनी गर्दन के आसपास झूलता फांसी का मजबूत फंदा उसे तत्काल नज़र आने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि रूबी की हत्या करके उसने शायद अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण काम किया है। यह उसकी पत्नी हो या ना हो, मगर इसकी हत्या के जुर्म से बचना एकदम नामुमकिन है। कानून उसे फांसी पर लटका देगा। तो क्या अब वह खुद को कानून के हवाले कर दे? सज़ा का ख्याल आते ही उसके समूचे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। उसके दिमाग ने कहा कि नहीं, तुझे रूबी का खून करने से भी बड़ी यह मूर्खता नहीं करनी चाहिए। फिर क्या करूं मैं? इस हत्या के जुर्म से बचने की कोशिश कैसे? दिल के अंदर छुपे किसी शैतान ने कहा, हत्या करते तुझे देखा ही किसने है?
सिर्फ एक बिल्ली ने, और वह किसी को कुछ नहीं बता सकती। इस राज को भी केवल 2 ही व्यक्ति जानते हैं कि तू यहाँ आया है, रुपेश और राजाराम। गजेंद्र भी तो जानता है, वह बड़बड़ाया। चलो मान लिया, उसी शैतान ने कहा, मगर वे तेरा कर क्या सकेंगे? तू खुद अपने आप को नहीं जानता, फिर वे तेरे बारे में पुलिस को क्या बता सकेंगे? वे केवल तुझे जॉनी के नाम से जानते हैं। तू यहाँ से भाग जा। कहाँ? कहीं भी। दुनिया बहुत बड़ी है, तू किसी दूसरे नाम से रह सकता है। मगर रुपेश तो आने ही वाला होगा, इसलिए तो कहता हूँ कि जल्दी से भाग जाए यहाँ से। अगर वह आ गया तो फिर बच निकलने का यह आखिरी मौका भी तेरे हाथ से जाता रहेगा। पुलिस मेरा फ़ोटो अखबार में छपवा देगी। अभी समय है। यहाँ मौजूद अपने सभी फ़ोटोओं को जलाकर राख कर दे बेवकूफ़। ऐसे संवेदनशील समय में इंसान के दिमाग में जब भी द्वंद्व होता है, तब उसके अंदर छुपे शैतान की ही जीत होती है। ऐसे हर क्षण में इंसान की आत्मा भर जाया करती है। वैसा ही इस युवक के साथ भी हुआ। वह अपने अतीत की तलाश में निकला था और शायद अतीत की ही किसी गुत्थी के कारण रूबी की हत्या कर बैठा। अब उसके लिए अपने अतीत को तलाश करना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना इस हत्या के जुर्म में गिरफ्तार होने से खुद को बचाना। अतीत की तलाश में भटकते जो गुत्थियाँ उसके सामने पेश आई थी, वे गुत्थियाँ ही रह गई और दिलो दिमाग से पूरी तरह चौकन्ना होकर अब वह खुद को बचाने की कोशिश में जुट गया। उसने निश्चय कर लिया था कि इस मकान में वह अपना एक भी फ़ोटो नहीं छोड़ेगा, इसलिए सारे मकान की तलाशी ले डाली। अपने और रूबी के ढेर सारे फ़ोटोओं से भरी एक एल्बम मिली उसे। इस एल्बम के चंद फ़ोटो को देखकर उसे विश्वास सा होने लगा कि मैं सचमुच जॉनी ही हूँ और रूबी मेरी पत्नी थी। मगर इस विषय में अब विस्तार पूर्वक सोचने के लिए उसके पास समय नहीं था। एल्बम को फर्श पर डालकर उसने आग लगा दी और उस क्षण उसके दिमाग में एक बहुत ही भयानक ख्याल उभरा, यह कि क्यों न वह रूबी की लाश को भी जलाकर राख कर दे। अब उसे अपने इस भयानक ख्यालों से डर नहीं लग रहा था। दौड़कर किचन में पहुंचा। थोड़ी सी कोशिश के बाद ही उसे तेल से भरी एक कंस्तरी मिल गई। कंस्तरी को उठाकर वह कमरे में ले आया। फर्श पर बिखरे रूबी के सारे कपड़े समेटकर उसने लाश के ऊपर डाले। कंस्तरी खोलकर मिट्टी का तेल लाश के ऊपर, सारे कमरे में मिट्टी के तेल की दुर्गंध फैल गई। उसने माचिस के मसाले पर रगड़कर तिल्ली जलाई। अभी उसे लाश की तरफ उछालने ही वाला था कि स्वयं ही उछल पड़ा। सारे मकान में कोलबे अभी उसे लाश की तरफ उछालने ही वाला था कि स्वयं ही उछल पड़ा। सारे मकान में कोलबेल के बजने की आवाज़ बड़े ज़ोर से गूंजी थी। युवक थरथरा उठा। तिल्ली बुझ गई। बिजली की सी तेज़ी से उसके दिमाग में यह विचार कौंधा था कि कौन हो सकता है। फिर उतनी ही तेज़ी से यह कि रुपेश, शायद वह रुपेश ही होगा। उफ, यह कमबख्त 10-15 मिनट बाद नहीं आ सकता था। युवक बुरी तरह हड़बड़ा गया। एकदम से वह कुछ फैसला नहीं कर सका। अभी हक्का बक्का सा वह यथास्थान खड़ा ही था कि कोलबेल पुनः घनघना उठी। युवक की सिट्टी पिट्टी गुम थी। बौखलाकर उसने अपने चारों तरफ देखा और फिर दौड़ता हुआ किचन में आया। कुछ सोचकर ठिठका। दबे पांव गैलरी पार की। दरवाजे के समीप पहुंचकर धीमे से खोला। बोला, कौन है? मैं रुपेश हूँ, दरवाज़ा खोलो। युवक की खोपड़ी रुपेश की आवाज़ को सुनने के बाद हवा में नाच उठी। उसके दिमाग में बिजली के समान कौंध कौंध कर ये सवाल उठ रहे थे
कि एकमात्र रुपेश ही वह व्यक्ति है जो यह जानता है कि मैं ही सिकंदर भी हूँ। वह पुलिस को बता सकता है कि मैं यहाँ कहाँ से, कैसे और क्यों आया था। उसके बयान के आधार पर पुलिस नादिर अली के यहाँ से मेरा फ़ोटो हासिल कर लेगी और फिर वह फ़ोटो एक हत्यारा कहकर अखबारों में छाप दिया जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी नाम से मेरा सुरक्षित रहना दूभर हो जाएगा। यदि रुपेश ना हो तब मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। बाहर से पुनः रुपेश की आवाज़ उभरी। क्या बात है जॉनी, दरवाज़ा खोलो। 1 मिनट ठहरो, अभी खोलता हूँ, युवक ने जल्दी से कहा और फिर दबे पांव तेज़ी से गैलरी पार करके आंगन में पहुँच गया। अचानक ही उसे लगने लगा था कि एकमात्र रुपेश ही है जो मेरा संपूर्ण रहस्य जानता है। जब तक यह रहेगा, कानून नाम की धारदार तलवार मेरी गर्दन पर लटकती रहेगी, और यही न रहे तो फिर मैं सुरक्षित हूँ। दुनिया का कोई भी कानून मुझ तक नहीं पहुँच सकेगा। उसे मार दो। अगर खुद इस दुनिया में रहना चाहते हो तो उसे मारना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। शैतान उसके कान में फुसफुसाया। मतलब एक कत्ल और? बड़बड़ाकर युवक ने चारों तरफ देखा। रसोई के एक कोने में पड़ी पत्थर के कोयलों को तोड़ने के काम में आने वाली लोहे की एक भारी हथौड़ी पर उसकी नज़र स्थिर हो गई। शैतान फुसफुसाया, यह कत्ल करे बिना तुम पहले कत्ल की सज़ा से बच नहीं सकोगे। बचने के लिए यह एक और हत्या तुम्हें करनी ही होगी। झपट कर वह रसोई में पहुंचा। हथौड़ी उठा ली उसने। इस वक्त युवक बहुत ही खूंखार नजर आ रहा था। हथौड़ी संभाले आंगन पार करके वह गैलरी में पहुंचा। दरवाजे से थोड़ा इधर ही गैलरी की दीवार में एक आला था। युवक ने हथौड़ी उसी में रख दी। दरवाजे पर दस्तक हुई, साथ ही रुपेश की आवाज़, इतनी देर से तुम क्या कर रहे हो जॉनी, दरवाज़ा खोलो। खोलता हूँ, युवक के मुंह से अजीब सी आवाज़ निकली और आगे बढ़कर उसने सांकल खोल दी। दरवाज़ा खोलते ही उसका दिल जोर से धड़का। धक। बस अंतिम बार धड़क कर दिल मानो शांत हो गया। हक्का बक्का किसी मूर्ति के समान खड़ा रह गया था वह, और उसकी ऐसी हालत रुपेश के साथ गजेंद्र को देखकर हुई थी। रुपेश के साथ गजेंद्र भी दरवाजे पर खड़ा था। युवक का चेहरा एकदम फक पड़ गया। हवाइयाँ उड़ने लगी, जुबान तालू में चिपक गई। लाख चाहकर भी मुंह से वह कोई आवाज़ नहीं निकाल सका। हेलो जॉनी, गजेंद्र ने कहा। हेलो। अपनी ही आवाज़ उसे कहीं बहुत दूर से आती महसूस हो रही थी। होश पाकता थे उसके। रुपेश उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। युवक के होठों पर अजीब मूर्खता भरी मुस्कान चिपक गई। क्या बात है? रुपेश ने पूछा। दरवाज़ा खोलने में इतनी देर कैसे लग गई? कुछ अटपटा सा जवाब देने के लिए युवक ने अभी मुंह खोला ही था कि उसकी बगल में खड़े गजेंद्र ने कहा, भाभी से 2 महीने के बाद मिला है, व्यस्त होगा। क्यों जॉनी? रुपेश ने धीमे से हंस दिया। बौखलाकर युवक ने भी खीसें निपोर दी, जबकि रुपेश के साथ खड़े गजेंद्र ने बताया, तुम्हारे यह दोस्त सारे भगवतपुरे में तुम्हारा मकान तलाशते फिर रहे थे। जॉनी मुझे टकरा गए और मैं इन्हें यहाँ ले आया। थैंक यू। यह शब्द उसके मुंह से बड़ी कठिनाई से निकल सका। ओके जॉनी, चलता हूँ, कहने के साथ ही उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। युवक ने जल्दी से हाथ मिलाया। जाते हुए गजेंद्र ने कहा, तो शाम को जम रहे हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपने इस दोस्त को भी लाना, कहता हुआ गजेंद्र एक तरफ को चला गया। हक्का बक्का सा खड़ा युवक अभी उसे जाता देख ही रहा था कि रुपेश ने कहा, क्या बात है दोस्त, तुम कुछ एबनॉर्मल से लग रहे हो। नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर तुम उसे यहाँ क्यों ले आए? राजाराम ने मुझे यहीं का पता दिया था। भगवतपुरे में पहुंचने के बाद इस मकान के नंबर के बारे में पूछने लगा तो वह मेरे साथ हो लिया। खैर आओ, कहता हुआ युवक दरवाजे के बीच से हटा तो रुपेश गैलरी में आ गया।
युवक ने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके साइकिल चढ़ाई। रुपेश ने पूछा, कहो, यहाँ आने के बाद किस नतीजे पर पहुँचे? वह सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा रुपेश। पहले तुम बताओ कि वहाँ क्या हुआ? मेरे गायब होने की सेठ न्यादर अली पर क्या प्रतिक्रिया हुई थी? वह बुरी तरह परेशान हो गया था, चीखने चिल्लाने लगा, नौकरों पर और सबसे ज़्यादा मुझ पर बरस पड़ा। कहने लगा कि मैंने तुम्हें रखा किस लिए था? अपना बेटा गुम होने की रपट भी लिखवा दी है उसने। तुमने राजाराम को तो सिकंदर वाली कहानी नहीं बताई है। मेरा दिमाग खराब था क्या? रुपेश ने कहा। गुड, अंदर चलो, मैं तुम्हें रूबी से मिलाता हूँ, युवक ने रुपेश से कहा। रुपेश आगे बढ़ गया। युवक उसके पीछे था। इस वक्त उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, किंतु निश्चय कर चुका था कि रुपेश के आला पार करते ही वह आले के समीप पहुँचेगा, हथौड़ी उठाएगा और उसके सिर पर दे मारेगा। उस वक्त युवक ने अपनी नसों में दौड़ता खून एकदम रुक गया सा महसूस किया। जब आले के समीप पहुंचकर रुपेश खुद ही रुक गया। वह लंबी लंबी सांसें लेता हुआ बोला, क्या बात है? यहाँ मिट्टी के तेल की बदबू क्यों फैली हुई है? शून्य पड़ गया युवक का दिमाग। हड़बड़ाकर बोला, कोई विशेष बात नहीं है। स्टोव में डालते वक्त रूबी से ही थोड़ा तेल बिखर गया था। एकाएक ही चौंकते हुए रुपेश ने पूछा, क्या बात है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? भगवान के लिए चुप रहो। अगर रूबी ने कुछ सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। प्लीज़ चुपचाप अंदर चलो रुपेश। वह आगे बढ़ गया। आले के समीप पहुंचते ही युवक ने हथौड़ी उठा ली। रुपेश कह रहा था, राजाराम की बात सुनने के बाद तो मैं कुछ ज़्यादा ही सिर पर भारी हथौड़ी की ऐसी जोरदार चोट पड़ी कि अलग से एक चीख निकल पड़ी। आँखों के सामने रंग बिरंगे तारे नाचे और फिर उसकी आँखों के सामने घना काला अंधेरा छाता चला गया। युवक हथौड़ी वाला हाथ ऊपर उठाए दूसरा वार करने के लिए तैयार खड़ा था, जबकि दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े रुपेश किसी शराबी के समान लड़खड़ाने के बाद कटे वृक्ष सा युवक के पैरों के नज़दीक गिर गया। दांत पर दांत जमाए युवक अपने स्थान पर खड़ा कांपता रहा। फिर उसने हथौड़ी एक तरफ फेंकी। जल्दी से नीचे बैठकर रुपेश की नब्ज देखी। नब्ज चल रही थी, मतलब यह कि वह केवल बेहोश हुआ था। युवक ने जल्दी से उसकी दोनों टांगें पकड़ी और फिर पूरी बेरहमी के साथ उसके जिस्म को घसीटता हुआ आंगन में से गुजरकर उसी कमरे में ले आया जिसमें रूबी की लाश पड़ी थी। युवक ने रुपेश के बेहोश जिस्म को उठाकर रूबी की लाश के ऊपर डाला और जेब से माचिस निकाल ली। तीली को मसाले पर रगड़ते वक्त उसके चेहरे पर बहुत सख्त भाव थे। चेहरा किसी खुरदरे पत्थर सा महसूस हो रहा था। ढूंढने पर भी उसके चेहरे पर से इस वक्त दया अथवा वेदना का कोई चिन्ह नहीं मिल सकता था। फल से तिल्ली के सिरे पर मौजूद मसाला जला। युवक की आंखों में हिंसक भाव थे। सच ही कहा है किसी ने, अपने प्राण हर व्यक्ति को हर कीमत से कहीं ज़्यादा प्यारे होते हैं। अगर किसी को यह पता लग जाए कि सारी दुनिया में आग लगाने से उसके अपने प्राण बच सकते हैं, तो वह सारी दुनिया को जलाकर राख करने में एक पल के लिए भी नहीं हिचकेगा। और फिर इस युवक को तो सिर्फ एक लाश और दूसरे जिंदा शरीर को आग के हवाले करना था। अगर मैं यह लिखूं कि वह हिचका था तो वह गलत होगा। एक पल के लिए भी तो नहीं हिचका था वह। हाँ, यह सोचकर दिल जरूर कांपा था कि वह कितना भयानक काम कर रहा है, मगर दिमाग में इस ख्याल के उठते ही कि उसके जीवित रहने के लिए इन दोनों का राख होना जरूरी है, उसने तिल्ली उछाल दी। मिट्टी के तेल से तर रूबी की लाश ने फक से आग पकड़ ली। चेहरे पर हिंसक भाव लिए युवक दरवाजे के समीप खड़ा सब कुछ देखता रहा।
आधे मिनट में ही उन दोनों जिस्मों ने एक छोटी सी होली का रूप ले लिया। कमरे में गोश्त के जलने की दुर्गंध फैलने लगी। युवक का तप चौंका जब उसने रूपेश के जिस्म में हल्की सी हरकत महसूस की। उस वक्त तो उसके रोंगटे ही खड़े हो गए जब रूपेश के कंठ से घुटी घुटी सी चीख निकली। जिस्म के आग में जलने से शायद उसकी चेतना लौट रही थी। लपलपाती आग ने बेड का किनारा पकड़ लिया। चेहरे पर वही कठोरता लिए युवक तेजी से घुमा, कमरे से बाहर निकला और दरवाज़ा भड़ाक से बंद करके उसने साइकिल चढ़ा दी। बहुत तेज़ी के साथ उसने आंगन और गैलरी पार की। युवक जानता था कि जो कुछ वह करके आया है यह बहुत देर तक लोगों की नज़रों से छुपा नहीं रह सकेगा। मकान के अंदर से उठता हुआ धुआं पड़ोसियों को शीघ्र ही आकर्षित कर लेगा। मकान का मुख्य दरवाज़ा वह बाहर से बंद करके आया है, अतः भगवतपुरे के निवासी शीघ्र ही उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। तब उन्हें पता लगेगा वहाँ 2 लाशें भी है। फायर ब्रिगेड और पुलिस को फ़ोन किया जाएगा। पहले आग पर काबू पाया जाएगा, फिर शुरू होगी पुलिस कार्यवाही। संभव है कि गजेंद्र पुलिस को उसका हुलिया भी बता दे। बस हुलिये और जॉनी नाम से ज़्यादा वह कुछ नहीं बता सकेगा। अतः यदि पुलिस के सक्रिय होने से पूर्व मैं गाजियाबाद से बाहर निकल जाता हूँ तो फिर कानून की पकड़ से बहुत दूर हूँ। अपने इसी विचार के अंतर्गत उसने भगवतपुरे से निकलते ही एक रिक्शा पकड़ा, सीधा रेलवे स्टेशन आया और हरिद्वार से जाकर दिल्ली की तरफ जाने वाली गाड़ी में सवार हो गया। सेकंड क्लास का कंपार्टमेंट भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। वह स्वयं भी उसी भीड़ में जा मिल गया। हर आदमी व्यस्त था, अपने में मस्त। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपना चौथा पार्ट समाप्त करते हैं और कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है ऐसे ऐसे और भी उलझती जा रही है। क्यों उस युवक ने रूबी को मार डाला जो उसको अपनी पत्नी बता रही थी। और उसके बाद तो जैसे रोमांचक मोड़ पर जैसे जैसे आगे रूपेश वो बचने के लिए उसको जलाने की कोशिश कर रहा था, तभी रूपेश वहाँ आ जाता है तो रूपेश को भी मार डालने का उसने प्रयास किया, क्योंकि वो खुद की जान बचाना चाहता था, पुलिस से बचना चाहता था। लेकिन फिर भी खुद की याददाश्त तो अभी उसे मालूम ही नहीं है कि वो सिकंदर है या जॉनी है। और हाँ, उसकी अब तो मेन पॉइंट ये भी आ गया है कि उसकी पिछली ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था जो किसी युवती को देखकर उसको निर्वस्त करके उसको मार डालने की उसकी इच्छा, ऐसा इसको दौरा पड़ जाता है। आखिर वो युवक है कौन, जानने के लिए बने रहिए। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे। और हाँ, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जिन पाठकों को इससे पहले की स्टोरी कहानी मालूम नहीं है, वो तो दूसरा भाग और पहला भाग जो पहले रिलीज हो चुका है उसको ज़रूर पढ़ ले। थैंक यू।